हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ CUET PG कोर्स के लिए MA हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर हम सभी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैं एक ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसी तरीके से आज की वीडियो में भी कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके CUET एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इससे जो पहली वाली क्लास 1 है, अगर आप लोग सभी ने नहीं देखी है तो CUET की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में आप सभी का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने पहली क्लास थी, सबने अपना स्कोर भी बताया, किसी का अच्छा था, किसी का ठीक था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको ये टेस्ट से ही आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और आप कौन से टॉपिक में वीक है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको इसी प्रैक्टिस के थ्रू पता चलने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करो। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि रात के 9:30 बजे हमारे चैनल पे जो वीडियोस आती है उसकी टाइमिंग है 9:30 PM पे। तो जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में आप सभी का स्कोर कैसा रहता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हर एक पैटर्न से क्वेश्चन मैंने रखे हुए, स्टेटमेंट वाइज आपकी मैच दी फॉलोइंग हुआ, हर एक पैटर्न से यहाँ क्वेश्चन रखा गया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को स्टेटमेंट वाइज में आता है, तो मैंने कोशिश करी है कि उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आप लोगों को कोशिश करनी है कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इससे आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी। ये टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरी वीडियो लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देखने वाले हैं, सभी से यही कहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान भारत के वाइसरॉय के रूप में इनमें से कौन सा पेश किया गया था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन पूछा है एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप सभी को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स यानी कि आपकी ICC, दूसरा है आपका इल्बर्ट बिल, तीसरा है आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट। तो ये 3 ऑप्शन है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, पेश की गई थी, ये आपको बताना है। आपके पास ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन सही है या फिर तीसरा ऑप्शन सही है या सिर्फ तीसरा ही ऑप्शन सही है या फिर दूसरा और तीसरा या फिर ये तीनों ही लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको बताना है। मेरे क्वेश्चन बताने से पहले पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर A, B, C या फिर D होगा। दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है तो आप सभी को पता है इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है। तो आप लोगों को अपने ऑप्शन में जाना है और देखना है कि पहला ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, जो कि आपको A में दिख रहा है और आपको आपके D में दिख रहा है, यानी कि B और C तो आपका कट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब मेन बात है, क्योंकि देखो इन दोनों में थर्ड ऑप्शन है, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ये भी आपके लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किया भी क्या था। तो इसीलिए 2 ऑप्शन तो सही है। अब मेन बात है कि सेकंड ऑप्शन सही है या नहीं, ये देखने की बात है, जिससे आपको आपके आंसर पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके इल्बर्ट बिल की, तो आप सभी को पता है इल्बर्ट बिल जो है ये आपके लॉर्ड रिपन के समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर A आप सभी का करेक्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर A बताया वो बिल्कुल सही, क्योंकि इल्बर्ट बिल आपका इंट्रोड्यूस हुआ था कौन से वाइसरॉय के समय पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ये भी याद रखना है आप सभी को। चलिए
बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप सभी देख सकते हो। लॉर्ड कर्जन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी। तो लॉर्ड कर्जन जो है आर्ट से ज़्यादा इन्हें लगाव था, इसीलिए इनके समय पर आप देखोगे आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी का डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट को पास किया था 1904 यानी कि 1904 में। ईयर भी याद होना चाहिए आप सभी को। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। द यूरोपियंस वर गिवन अ स्पेशल प्रिविलेज बाय एन एक्ट ऑफ 1873 टू बी ट्राइड ओनली यूरोपियन मजिस्ट्रेट, यानी कि 1873 के एक अधिनियम द्वारा यूरोपियन लोगों को केवल यूरोपियन मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया था। कब? 1873 के एक्ट के द्वारा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, जो मैं आपको बता रही थी लॉर्ड रिपन है जिन्होंने ट्राई टू रिमूव दिस अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू इल्बर्ट बिल। तो ये आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड रिपन ने क्या करा था, आपका जो इल्बर्ट बिल के माध्यम से इस अन्यायपूर्ण भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया था। इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत था। लॉर्ड कर्जन नहीं थे वो, लॉर्ड रिपन थे वो। क्लियर? आगे देखिए, 1901 में 1901 में आपके लॉर्ड कर्जन ने इंट्रोड्यूस किया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, कब किया था? 1901 में। ईयर याद रखना जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, और ये 1904 में। क्या पता आप लोगों से ईयर भी पूछ लिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने युवा नागरिकों को सैन्य परीक्षण प्रदान करने के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की शुरुआत की थी। तो इसी वजह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था कि पहला और थर्ड ऑप्शन सही था, ये लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये आप सभी के सामने। वन वर्ड तो सभी कर लेते हैं, प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट में होती है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है, वो कहते हैं कि मैम हमने टॉपिक अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया है, क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो वो अब नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे तो। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चार्टर एक्ट 1833 आप सभी ने, आपका रेगुलेटिंग एक्ट, आपके सारे चार्टर एक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी बैच में स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं ऑलरेडी ये चीज़ें करा चुकी हूँ, अच्छे खासे तरीके से सबका डिफरेंस मैंने बताया हुआ है। तो आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन है, तो जितने भी जो बैच में ऑलरेडी हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो बैच में नहीं है लेकिन सभी ने चार्टर एक्ट 1833 पढ़ा भी होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर चार्टर एक्ट में 2 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी बात सही है या कौन सी बात सही नहीं है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। पहला ऑप्शन है इसी तरीके से चार्टर एक्ट, बाकी के जितने भी चार्टर एक्ट है वो भी इसी तरीके से पूछे जाने के चांसेस हैं, इसीलिए सारे एक्ट को अच्छे खासे तरीके से करना, आपके सिलेबस में भी साफ से दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेष अधिकारियों को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है इसने चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसने? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। तो जब भी चार्टर एक्ट आपका लागू हुआ था, ये आपका जब अधिनियम आया था, तो इसके थ्रू क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 20 साल जो यहाँ पर इनकी विशेष अधिकार जो थे उसको नवीनीकृत यानी कि रिन्यू किया गया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो आपके चाइना के साथ व्यापार करती थी, ट्रेड कर रही थी, क्या उसको एंड कर दिया गया था। तो आपके पास ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ए बी सी या डी कौन सी बात यहाँ पर आपकी सही होगी। देखो, अगर आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप जो 2 स्टेटमेंट देख रहे हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाइना के साथ ट्रेड कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया था आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये मैं बैच वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेषाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने भी स्टूडेंट ने सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। जिनका गलत हुआ है वो कोई नहीं, क्योंकि बहुत सारे चार्टर एक्ट है, कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है कि हमने कौन सी चीज़ कब पढ़ी थी। तो ये आपकी सॉल्व होगी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 20 सालों का है चीज़ें उसको रिन्यू करा गया था, और साथ ही साथ इसका जो आपके चाइना के साथ ट्रेड था उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द स्पाइस आइलैंड विच वॉज द मेन फोकस ऑफ डच वॉज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपका जो स्पाइसिस द्वीप है जो डचों का मुख्य केंद्र था, इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आपके इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। आपका स्पाइस लैंड है जिसका मेन फोकस डच पर है, जो आपके उसका मुख्य केंद्र है, वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो आप सभी ने पढ़ा है वो कहाँ पर स्थित है, आपके इंडोनेशिया में। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। आपका स्पाइस लैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जो इंडोनेशिया नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इस बात पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे है आपके ब्लैक होल। आपकी जो ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। व्हेन डिड द ब्लैक होल ट्रेजिडी टेक प्लेस? आपके ऑप्शन है यहाँ पे, और ये ईयर है 1756 में, 1757 में और 1756 में। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आप सिर्फ कोई भी ट्रेजिडी या कोई भी इवेंट इंसिडेंट्स याद करते हैं तो ईयरली याद करते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप ईयरली याद करोगे तो आगे आपको मंथ और डेट भी देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सीयूईटी के एग्ज़ाम में आप कोई भी चीज़ें याद कर रहे हो तो मंथ ज़रूर याद करना, क्योंकि वो लोग आपको 2 इंसिडेंट्स ऐसा देते हैं जो आपकी सेम ईयर पे हुआ होता है, और फिर वहाँ पे आपकी हो जाती है गलतियाँ। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं आपकी ब्लैक होल ट्रेजिडी की, तो ये हुई थी आपकी 20 जून को। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने ये बताया आप सभी का बिल्कुल सही है। आइए चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी टुक प्लेस ऑन 20 जून 1756, और ऐसा कहा जाता है कि सिराज ने यहाँ पर, किसने? आपके सिराज ने यहाँ पर 146 लोगों को क्या करा था, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग मारे गए थे सफोकेशन की वजह से। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ट्रिटी यानी संधि के ऊपर। यहाँ पर आपसे संधि पूछा है कि चनार की संधि कौन से साल में हुई थी? ट्रिटी ऑफ चनार वॉज साइंड इन विच ईयर? तो जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा, सारी ट्रिटीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको संधियों पर मिलेगा कि ये ट्रिटी कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलता है। तो 1772 में हुई थी, 1775 में हुई थी, या 1778 में, या 1781 में? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर आपका जो ये इंसिडेंस है, ये ट्रिटी है, कब साइन हुई थी, और सभी को बताना है, चाहे आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं। बट आप ये कर सकते हो कि हाँ, कभी ये फ्यूचर में आपके एक एग्ज़ाम में आए तो आप लोग क्या आइडिया लगाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो देखो, अगर हम बात करें आपकी चनार की जो संधि है ये कब हुई थी? आपकी 1781 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। चनार की संधि आपकी 1781 में हुई थी। इस संधि के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कलकत्ता परिषद ने बेगमों यानी अवध के नवाब जो वज़ीर की माँ या फिर उनकी दादी होती थी को जागीर और खजाने दोनों की गारंटी दी थी। ये इस संधि में आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि आपके इनमें से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? Who of the following term the Great Revolt of 1857 as a national revolt? आपके ऑप्शन है
आपके डिज़रेली ने, आर.सी. मंजूमदार ने, सुरेंद्र नाथ सेन ने या वी.डी. सावरकर ने। तो आपको यहाँ पे पता है इन सभी ने आपके रिवोल्ट ऑफ 87 को अलग अलग चीज़ों से कुछ टर्म दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर आपको हर एक चीज़ के टर्म के बारे में पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में वो लोग कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 57 का जो टॉपिक है सभी लोग अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर हम बात करेंगे आपके रिवोल्ट ऑफ 57 को एज अ नेशनल रिवोल्ट किसने कहा था, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिज़रेली ने। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बेंजामिन डिज़राइल जो है ये लीडर थी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की, और ये 2 बार आपकी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन चुकी हैं। और इन्होंने जुलाई 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, यानी कि टर्म दी थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन तीनों ने आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या नाम दिया था। ठीक है, ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इससे देखने को मिलेगा कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, इनमें से किसने भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा में से हीन थी, यानी कि इंडियन लर्निंग वॉज इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। इसमें से किसने ये बात कही थी कि आपकी जो इंडियन लर्निंग है वो इन्फीरियर है आपके यूरोपियन लर्निंग के मुकाबले। लॉर्ड मैकलॉय ने बोला था, ड्रिंकवाटर बैतून ने बोला था, या फिर डंकन ने या लॉर्ड वेलिस्ली ने बोला था। जल्दी से बताइए जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को मिल जाएगा, नहीं तो हिस्ट्री हेड टू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझे वहाँ मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और बाकी जब भी हमारे चैनल पे वीडियोस आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपकी भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से हीन है। ये बात बोली थी किसने, आपके लॉर्ड मैकलॉय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल सही। और जल्दी से वह कमेंट करके बताइए कि अभी तक आप सभी का स्कोर कितना रहा, कहाँ पर आपको गलतियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए ये थे अभी तक के आपके सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे आपकी मेडिएवल हिस्ट्री की तरफ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मेडिएवल से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत काल के दौरान संस्कृत शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन्वॉल्व एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, प्रयाग, गुजरात, मेवाड़ या फिर असम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पीरियड के समय पर संस्कृत की शिक्षा का महान केंद्र जो है वो डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर वो जगह थी आपकी गुजरात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने गुजरात बताया आप सभी बिल्कुल सही हैं, और जिनका गलत हुआ है वो कोई नहीं, यहाँ पर गलतियाँ हुई, लेकिन आप जब अपने एग्ज़ाम में जाएंगे और ये क्वेश्चन आप वहाँ देखोगे तो अब आपकी ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो गुजरात में आप देखोगे संस्कृत शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जबकि आपकी मिथिला न्यायिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध भी हुआ है ये। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना है आपको। उसके बाद आपके विक्रमशिला और आपके नवद्वीप जो है ये भी सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके तर्क के अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे जिम्मी या संरक्षित लोग माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर्ड जिम्मीज और प्रोटेक्टेड पीपल। आपके ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, जैन या फिर आपके अरब। जल्दी से कमेंट करके बताइए, और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा और सबसे ज़्यादा गलती आपकी किस टॉपिक में हो रही है। फिर वो आपको इस वीडियो के बाद जा कर के उसकी रिवीजन करनी है, ताकि आप लोगों के आगे कोई भी गलतियाँ ना हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं आपकी जिम्मीज और प्रोटेक्टेड पीपल, ये किसे माना जाता है, ये माना जाता है आपके हिंदुओं को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत द हिंदूज वर कंसिडर्ड जिम्मीज और प्रोटेक्टेड पीपल फॉर विच दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे अ टैक्स कॉल्ड जजिया। आपको भी पता है जो जजिया टैक्स लिया जाता था वो किससे लिया जाता था, आपके नॉन मुस्लिम से, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम से यहाँ पर इन्हें मजबूर किया जाता था कि ये टैक्स यहाँ पर पे करते हैं। और जजिया टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाते हैं कि जजिया को भूमि कर के हिस्से के रूप में एकत्र किया गया था, जबकि आपके फिरोज शाह तुगलक जो हैं ने इसे भू राजस्व से अलग कर दिया और एक अलग कर के रूप में जजिया वसूल करने लगे, ठीक है। और ये टैक्स आपके ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, ऐसा ही यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियर हो गया। और ये सब ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ भी है। जजिया टैक्स से भी कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक्स एंड ऑथर से भी आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया मधुर विजयम के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, आपके सदाशिव राय और आपके गंगा देवी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मधुर विजयम के लेखक कौन थे। तो अगर हम बात करेंगे आपके मधुर विजयम, तो ये याद रखना आपकी जो ये किताब है ये बुक लिखी गई थी आपकी कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कब लिखी गई थी। तो अगर हम देखें तो ये आपकी 14वीं सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है, आपसे ये भी पूछा जाता है तो याद रखना ये एक पोएम है, ड्रामा है, ये क्या चीज़ है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और गलतियाँ यहाँ पर भी हो जाती है। और अगर हम बात करें मधुर विजयम के जो लेखक थे वो थे आपके गंगा देवी। कौन थे? गंगा देवी ने इसको लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और इससे रिलेटेड ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख ही रहे हैं। गंगा देवी जिन्हें गंगा अंबिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 14वीं शताब्दी की राजकुमारी और विजयनगर साम्राज्य की कवियत्री भी थी, ठीक है। वह कुमारा कंपना की पत्नी भी थी और वह मधुर विजयम की लेखिका भी थी, ठीक है। तो ये आपको इससे रिगार्डिंग चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चंदेरी। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि आपके चंदेरी का युद्ध कौन से साल में हुआ था। 1528 में, 1530 में, 1532 और 1534 में। और कमेंट करके आप सभी मुझे बताओगे कि ये बैटल किसके किसके बीच में हुआ था। जल्दी जल्दी बताना है ये बैटल कौन से ईयर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था और इस बैटल में विजय किसकी प्राप्त हुई थी, यानी कि कौन जीता था आपके इस बैटल ऑफ चंदेरी में। सभी को कमेंट करके लिखना है। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो ऑफलाइन या ऑनलाइन देख रहे हैं सभी को बताना है, ठीक है। जब तक आप सभी यहाँ कमेंट करके लिख रहे हैं, सीयूईटी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बच चुका है। आप सभी को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 8882196980। आप लोग अभी भी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। बैच चल रहा है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सब कुछ आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए, अब तो पढ़ाई करने का टाइम आपका जा ही चुका है। अब ज़्यादातर फोकस आपको प्रैक्टिस पे करना है, जो कि अब बैचेज़ में हमारे स्टार्ट हो चुकी है प्रैक्टिस की। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस व्हाट्सएप थ्रू के नंबर से ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, नया बैच यहाँ पर जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे हर जगह अपडेट कर दूंगी। उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इतनी देर में तो आप सभी ने लिख दिया होगा कि बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये कौन से साल में हुआ था। तो बिल्कुल सही, ये 1528 में हुआ था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था वो बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है बैटल ऑफ चंदेरी आपके बाबर के बीच में और आपके राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें विजय आपकी बाबर की हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है और आपने सबने अच्छे से पढ़ा। और दूसरा, अगर आपको पूरी डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 20 जनवरी 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपके व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड ड्यूरिंग द शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन।
आपको बताना है शेरशाह के प्रशासन के दौरान प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था। पट्टा बोलते थे, एकता बोलते थे, काबुलियत बोलते थे या फिर सराय बोलते थे। तो जल्दी से बताइए कि आपके शेरशाह के समय पर जो उनका प्रशासन था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या कहा जाता था। यहाँ पर आपके साथ 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर हमने बैच में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में। तो आपने यहाँ देखा था शेरशाह का जो प्रशासन है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को एकता कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। उन्होंने एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का आयोजन भी किया था। एकता नामक कई प्रशासनिक इकाइयाँ भी दी थी और सरकार अत्यधिक केंद्रित भी थी और इससे कई विभाग शामिल थे। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपके अकबर से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा गया है अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अधीन कर दिया था। अकबर प्लेस्ड गुजरात अंडर हुम आफ्टर हिज विक्ट्री। आपके ऑप्शन है इख्तियार उल मुल्क, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा या फिर मिर्ज़ा अजीज़ कोका या इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अंडर कर दिया था, किसके अधीन कर दिया था। तो आप सभी जानते हैं वो थे आपके मिर्ज़ा अजीज़ कोका। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर ने जब गुजरात में अपनी जीत कर ली थी उसके बाद ही किसके अधीन आ गए थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम समय में गुजरात की अधिकांश रियासतों को अकबर के नियंत्रण में लाया गया और अकबर ने गुजरात को एक प्रांत के रूप में संगठित किया। किसके रूप में, आपके प्रोविंस। जैसे कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपको पता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका, देन आपका प्रोविंस होता है यानी प्रांत होता है, फिर आपका होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, देन होता है आपका ग्राम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से देखते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा आपका 5वां पेशवा है, 5th पेशवा इनमें से कौन थे। नारायण राव, सवाई माधव राव, रघुनाथ राव और बाजीराव सेकंड। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं जो बैचेस में हैं उनको मैंने अच्छे खासे तरीके से पूरे पेशवा की लिस्ट भी दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसमें से 5th नंबर के पेशवा कौन थे, ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपके 5th नंबर के लिस्ट में कौन है और सबसे पहले आपके पेशवा कौन बने थे ये भी बताना है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम सबसे पहले की बात करें, सभी को पता है कि आपके सबसे पहले जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने बालाजी विश्वनाथ बताया बिल्कुल क्लियर है। ये सबसे पहले आपके पेशवा बने थे 1713 में नवंबर में, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए जो 2nd नंबर के पेशवा बने थे वो थे आपके बाजीराव फर्स्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट के बाद आप देखोगे जो 3rd नंबर के पेशवा बने थे वो थे आपके बालाजी बाजीराव। आप लोग चाहो तो इसे लिख सकते हैं। 4th नंबर पे जो आपके पेशवा बने थे वो बने थे आपके माधवराव फर्स्ट और 5th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो बने थे आपके नारायण राव। तो जल्दी से अपने ऑप्शन में चेक करके बताइए कि नारायण राव कहाँ लिखा है। तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नारायण राव आपके बने थे नवंबर में 1772 में। ठीक है, 18 नवंबर 1772 में ये बने थे। उसके बाद आपके रघुनाथ रॉय, ये 6th नंबर के आपके पेशवा हैं। कौन से नंबर के, 6th नंबर के ये पेशवा हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, चलिए तो यहाँ पे नारायण राय मैंने आपको बताई थी आपके 5th नंबर के। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। आपके रामायण, रामचरितमानस, महाभारत या फिर हनुमान चालीसा। ये तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और ये बात सबको पता है कि
आपके सबसे लॉन्गेस्ट एपिक जो माना जाता है वो है आपका महाभारत। क्लियर हो गया? ये तो सभी का सही होगा, सबको इसके बारे में पता भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाभारत जो है, जो आपके वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है, जिसके अंदर आपको पूरे 1,00,000 श्लोक्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, 10 कुमार चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, किसने कंपोज करा था? भारवी ने, आपके दांडिन ने, या वराहमिहिर ने, या फिर कालिदास ने? तो आप सभी को पता है, हमने कई बार, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी कराया हुआ है। लास्ट ईयर में भी जिसमें भी मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी, मैं यही सजेस्ट करूँगी सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। टेस्ट सीरीज़ की भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन सारी वीडियोस को आप सॉल्व कर लो, आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सारी प्लेलिस्ट करके अगर आप जाएंगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। अब आपका फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पे होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था 10 कुमार चरितम जो है वो आपके रांडिन के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बाकी जिन्होंने वो सारी वीडियोस देखी हैं, प्लेलिस्ट देखी होंगी, तो वो सब अच्छे से जानते ही हैं कि रांडिन के द्वारा आपके 10 कुमार चरितम की रचना की गई थी। ये संस्कृत ऑथर हैं, ठीक है, संस्कृत में ये लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मौर्यन समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मौर्यन एम्पायर से। क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। मौर्य समाज में खान प्रमुख के विभाग का क्या नाम है? इन द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द माइंस? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, बार बार मैं कहती रहती हूँ, कोई भी टॉपिक करके जा रहे हो, सबका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होना चाहिए, हर एक का आर्ट और लिटरेचर आपको अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको चीफ ऑफ द माइंस के डिपार्टमेंट का नाम बताना है, तेवरिका, अंतपाल, कमंतिका या फिर पोरा। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आ जाए चीफ ऑफ द माइंस का डिपार्टमेंट जो थे उसका राइट आंसर है आपका कमंतिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कुछ तो स्टूडेंट्स को पता होते हैं बट कुछ इसको इग्नोर करते हैं, बट इस तरीके के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे इस टेस्ट में रखा है। अशोक की उनकी माता का, उनकी पत्नी और पुत्री का क्या नाम था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, महादेवी, सुभद्रगी या संघमित्रा। तो जल्दी जल्दी ये सारे हैं या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से पढ़ के बताओ उनकी माता का, उनकी पत्नी का और उनकी पुत्री का नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके सभी को बताना है, जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम कहें कि नहीं एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, और कई बार हम ऐसे ही क्वेश्चंस को छोड़कर चले आते हैं और हम इन्हीं पे फोकस नहीं करते। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, आपके अशोक की मदर, वाइफ और डॉटर का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुभद्रगी, महादेवी और संघमित्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आशा करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही बताया है। तो ये सिंगल भी याद रखना, क्या पता ये सिंगल भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आपकी आजीविका से की बात करेंगे। आजीविका के फाउंडर कौन थे इनमें से, वो आपको बताना है। मखली गोसाला, जनक कृष्ण या फिर तिरुज्ञान। तो ये सभी को पता है, सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है कि मखली गोसाला जो है आपकी आजीविका की फाउंडर थी, जो कि इसमें आपकी ये नियति पे यानी कि आपकी डेस्टिनी पे इसमें बिलीव किया जाता था आजीविका में। और ये बिंदुसारी एक सिर्फ एक ऐसे थे जो इसको फॉलो करते थे। ठीक है, और ये ज़्यादातर अच्छा आपका चला नहीं था। तो आजीविका के बारे में इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, आजीविका सेक्ट को मखाली गोसाला ने फाउंड किया था। 3rd सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ था आपके मगध और मौर्यन के राजा के समय पर, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्थानिक, इस तरीके के क्वेश्चन को सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल स्किप मत करना, ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। आपको बताना है स्थानिक यहाँ पर कौन थे। ठीक है,
वो दे कलेक्टेड टैक्सेस, द सॉलिड लिक्वर, दे वर ट्रेडर या हेड ऑफ द विलेज। तो जल्दी से बताओ, जो टैक्स कलेक्ट करते थे या जो आपके शराब बेचते थे या जो व्यापारी थे या गांव के मुखिया थे। तो याद रखना, जो स्थानिक हैं वो आपके टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, मौर्य समाज के जिलों का 5 से 10 गांव के समूह में विभाजित किया गया था, जिसका नेतृत्व जो आपके हैं स्थानिकों के किया था, और ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। एक बार वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करो और कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी और आप लोगों का आउट ऑफ 20 स्कोर कितना रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू बहुत हेल्प मिल रही होगी और आप लोगों की इससे अच्छी खासी रिवीजन भी हो रही होगी। तो कोई भी डाउट या क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ईजिली से ग्रुप मिल जाएगा। नहीं तो आप, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हमारे चैनल के नेम से हिस्ट्री एडू पॉइंट, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ आप इस टेस्ट सीरीज़ में बने रहिए। आपके आगे भी इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। बाकी सारी प्लेलिस्ट जितनी भी CUET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा कर के वहाँ पढ़ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।